हेलो डियर। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज 1.1 के जो क्वेश्चंस हैं उनके वीडियो सॉल्यूशंस दे रहा हूँ। और जैसा कि आपने इतने चैप्टर देख लिए हैं तो आपको पता लग गया है कि ये जो एक्सरसाइजेज हैं ये आपने कैसे यूज़ करनी है। इनके क्वेश्चंस में जब आप पहली बार अटकते हो तो उस केस में अपने आंसर बिल्कुल भी नहीं देखना, ये अपनी हैबिट बना लो। सिर्फ ये एक्सरसाइज करने में नहीं, कोई भी क्वांट का क्वेश्चन कहीं पर भी करो उसको खुद पहले कई बार ट्राई किया करो। आपका थॉट प्रोसेस जो है वो तभी डेवलप होएगा। हमें सिर्फ क्वेश्चन के सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने का जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, जो नज़रिया है वो आपके अंदर आए। क्लियर है? ताकि कोई भी नया क्वेश्चन हो उस वक्त आप उसको निकाल पाओ। क्लियर? तो अब आगे बढ़ते हैं, पहले खुद पूरा ट्राई किया करो क्वेश्चन को। तो भाई सबसे पहले तो इसका एक बार डाटा पढ़ लेते हैं। In the following bar diagram, number of shirts and trousers manufactured by 5 different companies MNOP। तो इन्होंने ये बताया है कि भाई नंबर ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर्स की कितनी शर्ट और ट्राउज़र बनाई गई हैं, उनकी संख्या बताई है, उनका नंबर बताया है। 5 कंपनीज है MNOPQ, इनके द्वारा, हर एक कंपनी के द्वारा। द रेशियो ऑफ शर्ट्स एंड ट्राउजर्स हैज़ बीन गिवन इन द एडजॉइनिंग टेबल। और साथ में जो टेबल है उसके अंदर शर्ट्स और ट्राउजर्स का रेशियो गिवन है। मतलब कि यहाँ पर क्या गिवन है, अगर मैं कंपनी एम का एग्जांपल लूँ तो कंपनी एम ने टोटल शर्ट्स प्लस ट्राउजर्स, शर्ट्स और ट्राउजर्स दोनों का नंबर दिया है। क्लियर है? तो इन्होंने टोटल शर्ट और ट्राउजर दोनों मिलाकर कितनी बनाई है वो यहाँ पर बताया गया है 960। और उसके बाद कंपनी एम ने जो शर्ट और ट्राउजर बनाई हैं वो किस रेशियो में बनाई है। अगर 5 शर्ट बनाई है तो 3 ट्राउजर बनाई है। तो कुल मिलाकर इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 960 को 5:3 में बांटूंगा तो मुझे शर्ट और ट्राउजर्स का नंबर पता लग जाएगा। तो किसी भी नंबर को कुछ रेशियो में बांटना बिल्कुल इजी सा काम है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले ये सिखाया जाता है। ठीक है, अब क्वेश्चन को करने के लिए आगे बढ़ते हैं। What is the average of number of shirts manufactured by the company M, O and Q? कंपनी M, O और Q ने जो शर्ट्स बनाई हैं उनकी एवरेज बतानी है, उनकी औसत बतानी है। तो देखो, कंपनी M ने टोटल आइटम बनाए हैं 960। हमें सिर्फ शर्ट निकालनी है, तो शर्ट और ट्राउज़र का रेशियो है 5:3। तो अगर टोटल 8 आइटम बनाए हैं तो उनमें से शर्ट 5 हैं, यानी कि इसका 5/8। क्लियर है? कंपनी O दूसरी कंपनी है जिसके बारे में हमने निकालना है, फिर Q के बारे में निकालना है। तो कंपनी O ने टोटल अगर आइटम बनाए हैं भाई 9 और 7 16, तो 16 में से 7 शर्ट हैं, यानी कि कंपनी O ने जितने भी आइटम बनाए हैं उसका 7/16 शर्ट हैं। और कंपनी Q ने, ये सारी जो कैलकुलेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आप मेंटली कर सकते हो M, O और Q की। ठीक है, मैं बस आपको समझाने के लिए लिख के बता रहा हूँ। तो कंपनी Q ने भाई टोटल 25 में से 8 आइटम शर्ट बनाई है। तो चलिए अब इन सबको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8 से चला जाएगा भाई, 12×8 = 96 होता है, तो 12×5 = 60, 600 प्लस देन 16 से ये 16 एकम 16, 16 एकम 16, 16×5 = 80, तो 700, 15×7 = 105 होता है, तो 805 प्लस देन 25 चौके 100। तो भाई ये हो गया अपना 16 चौके 64, 64 × 8, 8 का क्यूब 512 = तो इन तीनों को जोड़ देते हैं एक बार। 8 और 6 14, 14 और 5 19, 1917। लेकिन हमने क्या निकालना है, हमने निकालनी है मेरे भाई एवरेज, यानी कि इसको 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। 3 कंपनियों की एवरेज निकालनी है, तो 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 × 18, 3 × 9, 3 × 27, 639 इसका एक्चुअल आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी इज। कंपनी पी ने जो शर्ट्स बनाई है, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, कंपनी पी ने टोटल इतने आइटम बनाए हैं और उसमें से उसने शर्ट बनाई है 3/8। अगर टोटल 8 आइटम बनाए हैं तो उसमें से 3 शर्ट हैं, तो भाई इसका 3/8 क्या होगा, तो 8 से ये जाएगा 14 पर, तो 14 × 3 = 42, 420 टोटल इसका आंसर हो जाएगा। दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है। What is the total number of trousers manufactured by companies N and P? कंपनीज N और P ने टोटल जो ट्राउज़र बनाई है वो, तो देखो भाई, कंपनी N ने अगर टोटल आइटम बनाए हैं 43, तो उनमें से 19 ट्राउज़र हैं। तो कंपनी N ने टोटल आइटम कितने बनाए हैं ये, तो इसका 19/43। ठीक है, देन आगे
एन एंड पी पूछा है, तो कंपनी पी ने अगर टोटल 8 आइटम बनाए हैं तो उसमें से 5 ट्राउजर हैं, तो कंपनी पी 5/8, तो भाई 8 से काटते हैं इसको, 8 से ये जाएगा 14 पर, और ये काम मेंटली हो सकता है, ठीक है। 14×5 = 70, ये हो गया 700 प्लस 43 से ये कितने पर जाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है, 4×3 = 12, 4×4 = 16 और 1×17 ये चौके पर चला जाएगा, ठीक है। 19×4 = 76, तो ये हो गया 760, तो ये कुल मिलाकर हो गया जी 1460। तो यहाँ पर अपना आंसर हो गया ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी क्यू इज व्हाट % ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन। कंपनी क्यू ने जो शर्ट्स बनाई हैं वो इसकी टोटल प्रोडक्शन का कितने % है। तो इसके लिए हमें ये नंबर देखने की ज़रूरत नहीं है कि कंपनी ने टोटल कितना प्रोड्यूस किया, क्योंकि यहाँ पर हमें ये पता है कि कंपनी क्यू ने अगर 8 शर्ट बनाई हैं तो 17 ट्राउज़र बनाई हैं, यानी कि अगर उसने टोटल अगर 25 आइटम बनाए हैं तो उस 25 में से 8 उसकी शर्ट है, तो उसकी शर्ट फ्रैक्शन में कितनी है, फ्रैक्शन में है 8/25, तो परसेंटेज में कितनी होंगी, परसेंटेज में होंगी भाई 32। क्लियर है, तो 32% उसने प्रोडक्शन की है शर्ट की, यानी कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है, परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना। तो अगर टोटल उसने 25 आइटम बनाए तो उसने शर्ट्स बनाई 8, तो अगर उसने टोटल 100 आइटम बनाए हैं तो 25 का 4 गुना है 100, तो 8 का 4 गुना 32, तो उसने 32 शर्ट बनाई है, मतलब टोटल 100 आइटम बनाए तो शर्ट हैं 32%। कैसे भी देख सकते हो आप। The ratio between the number of shirts manufactured by company M and that of trousers manufactured by company P। तो कंपनी M ने जो शर्ट्स बनाई हैं और कंपनी P ने जो ट्राउजर्स बनाई हैं उनका रेशियो, तो कंपनी M ने टोटल आइटम कितने बनाए हैं, कंपनी M ने टोटल आइटम बनाए हैं 960। तो शर्ट्स कितनी हैं भाई कंपनी M की, कंपनी M की शर्ट है 5/8, टोटल 8 में से अगर टोटल 8 आइटम बनाए हैं तो 5 शर्ट बनाई हैं, तो दैट इज 5/8। ये मैंने ऊपर वाली वैल्यू लिख दी, अब मैं लिखूंगा नीचे वाली वैल्यू। कंपनी पी ने टोटल 1120 आइटम बनाए हैं, तो 1120 आइटम में से उसने ट्राउजर कितनी बनाई, तो ट्राउजर उसने बनाई है मेरे भाई कंपनी पी ने 5, 8 में से 5/8, तो 5/8 से 5/8 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 गया, देन यहाँ पर ये 16 से कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना, 16 छिक्के 96 और 16 सत्ते 112, तो 6:7 इनका रेशियो हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बार इसका डेटा पढ़ लेते हैं। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय डिफरेंट स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। अलग अलग स्टूडेंट्स ने कितने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स में, ठीक है। और यहाँ पर नीचे क्या गिवन है, नीचे गिवन है सब्जेक्ट और उसके अंदर जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो, कि भाई टोटल कितने नंबर का पेपर था वो गिवन है। तो जैसे हिंदी के अंदर टोटल 100 मार्क्स का पेपर था, और अनुपमा जो है, अनुपमा के कितने नंबर आए हैं, 85 नंबर आए हैं, परसेंटेज नहीं, कभी कभी परसेंटेज गिवन होती है इन क्वेश्चंस में, कभी कभी एग्जैक्टली मार्क्स गिवन होते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली मार्क्स गिवन है कि 100 में से 85 नंबर आए, 100 में से 72 नंबर आए, 75 में से 65 नंबर आए, 50 में से 41 मार्क्स आए। क्लियर है, तो डाटा हमें क्लियर है कि भाई हमें मैक्सिमम मार्क्स बता रखे हैं हर एक सब्जेक्ट के, और अलग अलग स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए हैं ये बता रखा है। अब क्वेश्चन को करते हैं जरा। हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द लोएस्ट मार्क्स इन 2 और मोर सब्जेक्ट्स। कितने स्टूडेंट ने 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर लोएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं, तो चलो देखते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कि हिंदी में लोएस्ट कितने स्कोर किए, यही आप देखोगे ना, हर एक सब्जेक्ट के लोएस्ट मार्क्स देखने पड़ेंगे और देखना पड़ेगा किसने स्कोर किए हैं। तो हिंदी में सबसे लोएस्ट देखो, यहाँ पर जरा नज़र मारो, हिंदी में सबसे लोएस्ट है 55। तो एग्जाम के अंदर आप स्क्रीन पर ऐसे लिख नहीं पाओगे जैसे मैं लिख पाऊंगा, जैसे मैं अभी लिख पा रहा हूँ, तो आप क्या करोगे उस केस में अपनी नोटबुक पर लिखोगे वी फॉर विशाल, कि भाई एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर विशाल के लोएस्ट हो गए। तो हम ये देख लेंगे विशाल कितनी बार आया, या दीपक कितनी बार आया, चारू कितनी बार आई, हमें पता लग जाएगा कि कितने स्टूडेंट्स ने 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में मार्क्स लोएस्ट स्कोर किए हैं। क्लियर है, इसलिए नाम नोट कर रहे हैं, ये नहीं नोट करना कि भाई विशाल ने हिंदी में, वो करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम नोट कर लो कि किसी एक सब्जेक्ट में इसके लोएस्ट आए हैं। तो टोटल सब्जेक्ट कितने हैं, 3,
3 6 और 1 7, 7 सब्जेक्ट हैं, 7 बंदों के नाम आ जाएंगे और पता लग जाएगा। तो भाई इंग्लिश में सबसे लोएस्ट मार्क्स कितने हैं देखना ज़रा, 62। तो किसके आए हैं, दीपक के। तो भाई दीपक भी आ गया अपना। मैथ्स में सबसे लोएस्ट 65 से लोएस्ट है कोई, 55 ये रहा, तो भास्कर के आए हैं भाई। देन उसके बाद 77, 63 सबसे लोएस्ट है, तो यहाँ पर आए हैं जी चारू के। देन आगे 44 ये आए हैं विशाल के, भाई विशाल एक बार फिर से आ गया है। देन उसके बाद 25 सबसे लो है, देन ये आए हैं चारू के। देन उसके बाद 30 सबसे लो है, देन ये आए हैं विशाल के। तो अब आप नोट करोगे कि कितने स्टूडेंट्स के 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर लोएस्ट मार्क्स आए हैं। तो देखो विशाल 3 बार आ गया ना, एक स्टूडेंट तो हो गया। इसके अलावा कोई और स्टूडेंट है जिसने 2 या 2 से ज़्यादा बार जिसका नाम आ गया, और एक ये चारू है। तो विशाल और चारू ये 2 स्टूडेंट ऐसे हो गए। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, कि कुल मिलाकर 2 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स के अंदर लोएस्ट मार्क्स आए हैं। देन हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर, सारे सब्जेक्ट्स में किसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर क्या करना होता है, देखो एक्चुअल में इसका मतलब क्या है, जैसे अनुपमा ने ये सारे मार्क्स स्कोर किए, तो आप इनको ऐड करोगे कि भाई अनुपमा के कितने हैं। देन भास्कर ने ये सारे मार्क्स स्कोर किए, फिर आप ऐड करोगे कि भाई भास्कर ने इतने मार्क्स स्कोर किए। फिर आप देखकर बताओगे सारे कि भाई कौन से स्टूडेंट ने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए। एक्चुअल तो ये तरीका हो गया, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में कभी भी हमें डायरेक्टली ऐसा काम नहीं करना है। हमें एक बार जो भी हमारे सामने डेटा गिवन है, जानकारी गिवन है, उसके ऊपर नज़र मारनी है कि ऐसा करने की ज़रूरत है या हमें साफ साफ पता लग रहा है। तो चलो अनुपमा के मार्क्स देखते हैं। 85, 95, 87 मतलब अच्छे मार्क्स चल रहे हैं, है ना, आप ऑब्जर्व कर रहे हो। फिर 65, 35, 71, ठीक है भाई। आगे 72, 97, 55, 77, 62, आराम से वीडियो को पॉज करके एक बार देखो ज़रा, मैं भी देख रहा हूँ। 64, 78, 74, ऐसे नज़र मारने, बोलने ज़रूरी नहीं है। तो देखो भाई आपको एक बात ध्यान है, एक ये काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पर। अगर कोई काफ़ी लो परफॉर्मेंस है, अच्छा है, वो आपका दिमाग अपने आप नोट कर लेगा। एक यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, देखो 85, 95, 87, खतरनाक परफॉर्मेंस है। उसके अलावा यहाँ पर आया ये परफॉर्मेंस, कहाँ आया, एक सब्जेक्ट में ज़्यादा होने से ओवरऑल ज़्यादा नहीं आते। देन यहाँ पर भी वो परफॉर्मेंस नहीं आया, यहाँ पर भी नहीं आया। देखो एक में आने से बाकियों में तो फिसड्डी पड़े हैं स्टूडेंट। देन यहाँ पर भी नहीं आया। देन यहाँ पर जब आप देखोगे 92, 82, 81, 79, फिर भी अनुपमा की टक्कर नहीं है यहाँ पर, फिर भी अनुपमा की टक्कर नहीं है, गरिमा ने भी। अब आप देखो कि यहाँ पर हमने सिर्फ 4 सब्जेक्ट कंपेयर किए, तो बाकी देख लो 75 में से 65, 50 में से 35। अब यहाँ पर 65 देखोगे कितने लोगों के आए हैं, एक के 70 आए हैं, लेकिन उसने बाकियों में कहाँ टक्कर दी है। देन संस्कृत में 50 में से 35, 75 में से 71। तो डेफिनेटली यहाँ पर हमें देखकर ही अंदाजा हो रहा है, अंदाजा मतलब कि यहाँ पर देखकर ही पता लग रहा है, सिर्फ अंदाजा नहीं है, गैस वर्क नहीं कर रहे हैं, ये गारंटी है कि अनुपमा ने सबसे ज़्यादा मार्क्स स्कोर किए हैं, हमें देखकर ही पता लग रहा है। तो यहाँ पर आंसर क्या है, ऑप्शन सी। एक आधी बार क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस के अंदर क्या होगा, आपको 2 केसेस के अंदर कुछ ज़्यादा ही डाउट हो जाएगा। मान लो कि यार इसके ज़्यादा हैं या इसके ज़्यादा हैं, पता नहीं लग रहा। तो उस केस में क्या करोगे, 2 के कैलकुलेट करके देख लो, ठीक है, 2 के कैलकुलेट करके देख लो। क्लियर है। कभी कभी मान लो बिल्कुल ही कंफ्यूज हो गए, फिर सारों के कैलकुलेट करोगे, अदरवाइज जनरली आपको कैलकुलेट करने नहीं पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ दीपक्स मार्क्स इन ऑल दी सब्जेक्ट्स टुगेदर। तो भाई दीपक ने सारे सब्जेक्ट्स में मिलाकर कितने परसेंट लिए। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, दीपक ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए, ऑब्टेन्ड मार्क्स, और जो टोटल मार्क्स हैं सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं टोटल मार्क्स देख लेता हूं। तो टोटल मार्क्स है मेरे भाई 1 2 3 4 400, 75 और 75 150, 150 और 50 200, तो 400 और 200 टोटल 600 मार्क्स हो गए भाई। उसके बाद अब देख लेते हैं कि दीपक ने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए। 1 2 3, 3 बार 6 आया, मैं सारे टेंस प्लेस जोड़ रहा हूँ। 6 दिए 18, 18 और 18, 18 और 8 26, 26 और 7 33, 33 और 4 37, 37 और 5 42, 420, ठीक है।
5 और 2 7, 9 और 7 16, 16 और 1 17, तो 420 और 17 कितने हो गए 437। तो 437 इज व्हाट परसेंट ऑफ 600, तो इंटू 100 कर देंगे। इंटू 100 क्यों करेंगे, कन्वेंशनल वे से करेंगे क्योंकि अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल निकालने हैं। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो गई। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 7 42, 6 5 35, तो आगे बचा जी 6 5 30, तो आगे बचा, अरे भाई 6 7 42, 6 धुनी 12, ठीक है, आगे बचेगा 5/6, 6 थी 18 था, उससे एक कम था। ठीक है, तो 72 5/6। और ये 5/6 क्या होता है, आपने परसेंटेज में देखा होगा, 5/6 होता है जी 83.33, और आगे 33 चलता रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.833333, ये। तो यहाँ पर ऑप्शन ई आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय चारू इन हिंदी आर व्हाट परसेंट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय अनुपमा इन द सेम सब्जेक्ट। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय चारू इन हिंदी, चारू ने हिंदी में 64 लिए हैं और अनुपमा ने हिंदी में लिए हैं 85। तो 64 इज व्हाट परसेंट ऑफ 85 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये हमने बताना है। तो इंटू 100 कर दो, बिल्कुल ईजी सा काम है। तो 5 से ये जाएगा 20 पर, 5 से ये जाएगा 17 पर, तो ऊपर हो गए भाई 1280 और नीचे हो गया 17, ईजी सा काम है। अब देखो, तो 17 छिक्के 102, 17 7 119, 17 8 136, तो 17 7 119 पर जाएगा, तो 9 बच गए और 0, 17 5 85, आगे बचा 5/17, 75 5/17। और अब यहाँ पर नन ऑफ दीज नहीं है, तो आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। 75 पॉइंट समथिंग जो भी होगा वो आंसर हो जाएगा। तो 75 पॉइंट समथिंग एक तो यहाँ पर है और एक 75 पॉइंट समथिंग यहाँ पर है, तो ये बाकी के तो आंसर नहीं हो सकते ना, फॉर श्योर ये तो नहीं हो सकते। अब देखो, ये जो 5/17 है 5/17, 17 का हाफ क्या होता है, 17 का हाफ होता है 8.5, तो 8.5 से तो ये कम है ना, 17 के आधे से कम है, मतलब कि ये जो वैल्यू है ये 50% से कम है। तो 75.5 से तो कम ही होएगा। यहाँ पर एक तो हमारे पास ऑप्शन है 75.29, एक हमारे पास ऑप्शन है 75.92, तो 75.92 नहीं हो सकता क्योंकि ये 75 के बाद ये 0.5 से भी कम है, इसके आधे से भी कम है। तो यहाँ पर केवल एक ही आंसर पॉसिबल है, दैट इज ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस निकालने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर नन ऑफ दीज ना हो तो वहां पर ऐसे एक बार ऑप्शंस पर नजर मार लिया करो, बिना वजह इतने कैलकुलेशन क्यों करें। व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स टुगेदर इन साइंस। तो साइंस में सारे सब स्टूडेंट्स ने कितने मार्क्स लिए उसका एवरेज निकालना है। तो देखो भाई, 6 और 6 12 और 5 17 और 7 24, 24 और 8 32, यानी कि 320, 5 और 2 7 और 5 12, 12 और 13 25, यानी कि 345। तो टोटल 345 मार्क्स लिए हैं और इनकी एवरेज निकालनी है, तो किससे डिवाइड करूं, टोटल 6 स्टूडेंट है तो 6 से डिवाइड कर रहा हूँ। 6 5 30, 6 7 42, 57.5, 57 3/6। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, एक बार इसका डाटा पढ़ लेते हैं। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 डिफरेंट स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। तो लास्ट क्वेश्चन के अंदर एग्जामिनर ने क्या बताया था, लास्ट क्वेश्चन के अंदर बताया था कि अलग अलग स्टूडेंट ने कितने कितने मार्क्स लिए, और यहाँ पर बताया है कि अलग अलग स्टूडेंट्स ने कितने कितने परसेंटेज लिए। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज बताया गया है, पिछले क्वेश्चन के अलावा बताया गया है क्या, पिछले क्वेश्चन से अलग बताया गया है। तो यहाँ पर ये जो अंकिता ने लिए हैं ये 60 नंबर नहीं लिए हैं, उसने लिए हैं 60%। किसके 60%, हिंदी में जो मैक्सिमम मार्क्स है वो है जी 150, तो 150 का 60%, यानी कि टोटल यहाँ पर 90 मार्क्स स्कोर किए हैं अंकिता ने। ये जो बकुल है, बकुल ने ये जो 92 दिए हैं, तो ये 92% स्कोर किया है, एग्जैक्टली 92 नंबर स्कोर नहीं किए, 150 का 92%। तो हमें डाटा पता है कि क्या है, तो बस क्लियर है। उसके बाद अब क्वेश्चन को करने के लिए आगे निकलते हैं। हाउ मैनी मार्क्स डिड हिमानी गेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। तो हिमानी को सारे सब्जेक्ट्स में मिलाकर कितने मार्क्स मिले, तो बिल्कुल सिंपल सी बात है। देखो, हिमानी को मिले 58%, 58% ऑफ 150,
तो यहाँ पर अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि भाई आपने निकालना है 30% ऑफ 200, तो इसको हम एक वे से देख सकते हैं, एक तरीके से देख सकते हैं। सिर्फ इसी को नहीं, किसी भी वैल्यू का परसेंटेज निकालना है उसको हम एक तरीके से देख सकते हैं। कैसे? परसेंटेज, जैसे कि आपको पता है कि परसेंटेज होता है जी पर 100, हर 100 में से। तो 30% का मतलब होता है कि अगर नेट वैल्यू 100 है तो यानी कि 30, तो उसका 30% 30% पर 100 30। तो अगर हमें 200 का उतना ही पोर्शन निकालना है तो देखो, अगर 100 में से 30, तो 100 का 2 गुना है 200, तो 100 में से 30, तो 200 में से 30 इंटू 2। क्लियर है? तो अगर 100 का 2 गुना 200 है, तो ऐसे ही 150 भी तो 100 का कुछ ना कुछ गुना तो होगा ही। हर एक नंबर दूसरे नंबर का कुछ ना कुछ गुना तो होता ही है ना। तो ये जो 150 है ये 100 का 1.5 गुना है, ये आपको पता है 1.5 टाइम्स। तो 150 का 30% क्या हो जाएगा? 30 का 1.5 गुना यानी कि 45। ऐसे ही अगर आपको निकालना है 125 का 30%, तो ये जो 125 है ये भी आपको पता है कि 100 का कितने गुना है? 5/4। ये कैसे पता चलता है कि एक वैल्यू दूसरे की कितने गुना है? हमें देखना पड़ेगा फाइनल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू, कि फाइनली 125 वैल्यू हमने देखनी है 100 की कितने गुना है, तो 5/4। तो 100 का 5/4 गुना है 125। तो ऐसे ही अगर 100 में से 100 की जगह पर 30 है वैल्यू, मतलब अगर टोटल 100 होता तो हमें 30 चाहिए, तो अगर टोटल 125 है तो हमें क्या चाहिए? 30 इंटू 5/4। तो ये अंडरस्टैंडिंग आपकी बाय डिफ़ॉल्ट अब तक बन जानी चाहिए थी, लेकिन ये मैंने एक्सप्लेन कर दी है और ये कई बार काम आती है। अभी ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर तो काम आएगी ही। अब देखो जरा, तो जैसे मुझे 150 का 58% निकालना है, मुझे पता है कि अगर मुझे 100 का निकालना पड़ता 58%, तो वो 58 ही हो जाता। तो अब 100 का 1.5 गुना है ये 150, तो 150 का 58% क्या होगा? इसको मैं 3/2 गुना कर देता हूँ। और जब मुझे 3/2 गुना करना होता है 1.5 गुना, यानी कि इसका आधा और जोड़ना है, तो 58 का आधा है 29, 29 दिए 87, ये लो। देन 150 का 60%, तो मुझे पता है 60 प्लस 30, 60 का 1.5 गुना करना है ना 90। अगर मान लो आपको 250 का निकालना पड़ता है 60%, तो मुझे पता है 60 प्लस 60 प्लस 30, 100 का 2.5 गुना है ना ये, तो मैंने 60 का 2.5 गुना कर दिया 150। क्लियर है मेरे भाई? तो अब देखो 150 का 64% यानी कि इसका 1.5 गुना, तो 64 में 64 का आधा जोड़ दो, 64 का आधा है 32, 32 दिए 96। देन 54% ऑफ 125, तो ये मैंने कर लिया 54 इंटू 5/4, इसको बाद में देखेंगे यार। देन 75% का 70, यार क्या बात है यार, 75 का 70%, ठीक है। तो 75 जो है वो 100 का 3/4 है, 3/4 है। जैसे 150 जो है वो 3/2 है, ऐसे ही ये 3/4 है, 3/4 गुना है, ठीक है। तो 75 का 70% हो जाएगा 70 का 3/4। इसको भी बाद में देखेंगे, बिकॉज ये 4 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा ना, मैं इसलिए इसको अभी कर नहीं रहा, आगे बढ़ रहा हूँ मैं। देन 60 का 3/4, 75 का 60% निकालना है, तो ये 4 से गया, 4 से 15, 15 दिए 45 प्लस। देन उसके बाद इसका 3/4, 4 से गया 18 पे, 18 दिए 54। देन 66 का 33, 50 का 66%। अब इन दोनों को कर लेते हैं। देखो यहाँ से ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे भाई 250, 5 5 25, 250 और 5 के 20, 270/4। और आगे क्या है? आगे है 210/4, यानी कि ये कुल मिलाकर क्या हो गए? 480/4 यानी कि 120। अगर ये ऐसे कट गए तो ठीक है, नहीं भी कटते तो पॉइंटों में लिख लेते, हमारे क्या जाना था, 4 से डिवाइड करके पॉइंटों में तो लिख ही सकते हो ना। अब एक बार इनको जोड़ लेते हैं भाई, 8 और 9 17 और 9 26 और 4 30 और 5 35 और 3 38, 38 और 12 50 यानी कि 500। 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 यानी कि 525। मीन्स आंसर इज ऑप्शन सी। तो यहाँ पर ये बात समझाने में काफ़ी टाइम लगा है, अदरवाइज आपको एग्जाम में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। एक बार क्वेश्चन को पढ़ोगे उसके बाद समझ गए तो अभी ट्राई करके देख लो, 45 सेकंड के अंदर इजीली निकाल दोगे इसको। What are the average marks obtained by all the students together in physics? फिजिक्स में एवरेज कितने मार्क्स आए?
तो देखो यहाँ पर गिवन क्या है डाटा में, डाटा में गिवन है कि फिजिक्स में 70% आए, किसके, 75% के, 84% किसके, 75 के, 79% ऑफ 75%। तो बिकॉज सेम वैल्यू के परसेंटेजेज हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो एक बार ऐड कर लेते हैं, हर एक बार परसेंटेज क्यों निकालें, एक बार इकट्ठा निकाल लेंगे। तो 7 और 8 15, अब ये नीचे सारे ही 7 है ना, तो इनको दूसरे वे से जोड़ते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, 7 6 जा 42। अब आप बोलोगे यहाँ पर 7 नहीं है इसीलिए 43, यहाँ पर एक बड़ा था ना 7 से, तो 430। आगे 4 और 9 13, और एक 14 और 8 22, तो 430 और 22 452। तो कुल मिलाकर 452% किस चीज़ का, 452% ऑफ 75। तो निकाल लेते हैं नॉर्मल तरीके से, 452/100 इंटू 75, ठीक है। लेकिन हमने क्या निकालना है, अब ये तो टोटल आ जाएंगे जी मार्क्स, हमने निकालनी है एवरेज। तो टोटल कितने स्टूडेंट है, टोटल स्टूडेंट है मेरे भाई 6, तो डिवाइडेड बाई 6। अब इसको सोल्व कर लो, अपना आंसर आ जाएगा। अभी सोल्व कर लेते हैं। 25 दिए, 25 चौके 4 से इसको काटेंगे तो 113, एंड 3 दूनी 6, तो 113 का हाफ क्या होगा, 56.5। मीन्स अवर आंसर इज ऑप्शन बी। हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव स्कोर्ड द हाइएस्ट मार्क्स इन मोर देन वन सब्जेक्ट। कितने स्टूडेंट ने एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए। तो सबसे पहले क्या देखेंगे कि भाई हर सब्जेक्ट के हाईएस्ट मार्क देखेंगे कि किसने स्कोर किए, और यहाँ पर आपको एग्जैक्ट मार्क्स निकालने की ज़रूरत नहीं है कि भाई इसके भी अंकिता ने 150 के 60% स्कोर किए, बकुल ने 150 के 75% स्कोर किए। तो आप एग्जैक्टली मार्क्स नहीं निकालोगे कि 60% निकालो 75% निकालो, क्यों निकालें, ये भी 150 का परसेंट है, ये भी 150 का परसेंट है, तो जिसने ज़्यादा परसेंटेज स्कोर किए उसने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए, ठीक है मेरे भाई। तो चलिए, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं चैतन्य ने, तो मैंने लिख लिया सी कि एक सब्जेक्ट में चैतन्य ने हाईएस्ट स्कोर किया। तो हम देखेंगे एक सब्जेक्ट से ज़्यादा कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए। देन इंग्लिश के अंदर हाईएस्ट स्कोर किए हैं भाई यहाँ पर बकुल ने, चलो भाई। देन मैथ के अंदर हाईएस्ट यहाँ पर स्कोर किए हैं बकुल ने, बकुल बड़ा होशियार है भाई, दोनों के अंदर है मैथ और इंग्लिश। एसएससी तो इजीली क्लियर कर लेगा, है एसएससी भी आ गया आगे, है। तो सोशल साइंस के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं यहाँ पर 88, यहाँ पर भी बिल्कुल ज़्यादा पीछे नहीं है, एसएससी भी क्लियर कर ही लिया। तो देन गौरी ने। देन आगे फिजिक्स के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं 84, बकुल ने, शाबाश। देन केमिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं यहाँ पर, ये है अपनी गौरी। देन बायो के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं बकुल ने, भाई बकुल ने तो घमासान मचा रखा है। देन संस्कृत के अंदर सबसे ज़्यादा स्कोर किए हैं 82, ये कौन है, चैतन्य, चैतन्य ने। क्लियर है मेरे भाई। अब देखो इन्होंने क्या पूछा है कि मोर देन वन सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट से ज़्यादा हाईएस्ट कितने स्टूडेंट्स ने स्कोर किए, एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में। तो एक बकुल तो आपको सीधा दिख ही रहा होगा, हीरो है क्लास का 4 सब्जेक्ट्स में, एक तो बकुल हो गया। देन गौरी ने भी एक सब्जेक्ट से ज़्यादा में हाईएस्ट मारे हैं, देखो 2 सब्जेक्ट्स में। और इसके अलावा एक चैतन्य भी था ना, चैतन्य, एंड में मैंने चैतन्य लिखा नहीं संस्कृत वाला, हाँ जी मैंने लिखा नहीं, वैसे मेरे को ये मैंने गौरी लिख दी क्या, ये गौरी लिख दी गलत से, चैतन्य था देखो, हाँ। और एक चैतन्य ने 2 सब्जेक्ट्स के अंदर स्कोर किए हैं। तो कुल मिलाकर 3 बंदे हो गए जिन्होंने एक सब्जेक्ट से ज़्यादा सब्जेक्ट में हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए 3। और इस क्वेश्चन से तो मेरे को ये भी लग गया कि अगर ये हाईएस्ट मार्क पूछेंगे किसके हैं तो बकुल के मिलेंगे यहाँ पर, 4 सब्जेक्ट में हाईएस्ट, उसके अलावा भी माड़े नहीं है बंदे के, अगर आगे पूछेंगे तो। Marks obtained by Ankita in Sanskrit are what % of marks obtained by Gauri in the same subject? तो अंकिता ने संस्कृत में जितने मार्क्स स्कोर किए हैं वो कितना % है जितने गौरी ने उस सब्जेक्ट में किए हैं। तो गौरी ने उस सब्जेक्ट में 64 मार्क्स स्कोर किए हैं। तो 70 इज what % ऑफ 64। तो देखो मेरे भाई, एक तो सीधा सीधा ये दिख रहा है कि ये 64 से ज़्यादा है, मतलब 100% प्लस है। तो 64 से कितना ज़्यादा है, ये 6 ज़्यादा है। तो मैंने 100% लिख लिया पहले ही, और अब मैं देख लेता हूँ कि 64 से कितना ज़्यादा है, कितने %, वो यहाँ पर लिख देंगे, 100 प्लस होएगा। अब ये देखो 64 का जो 10% है वो है 6.4, लेकिन ये जो है ये सिर्फ 6 ज़्यादा है, मतलब पूरा 10% ज़्यादा नहीं है,
10% ज़्यादा होने के लिए इसको 6.4% ज़्यादा होना पड़ता, लेकिन 10% से थोड़ा सा कम ज़्यादा है, यानी कि 9 पॉइंट समथिंग % ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। आपको लग रहा होगा कि भाई नन ऑफ दीज भी है, लेकिन नहीं, यहाँ पर 109.38 होएगा। लेकिन फिर भी अगर आपको एग्जैक्टली करना है भाई चेक, मतलब कि इतना टॉर्चर नहीं करेगा एग्जामिनर, करेगा तो भाई कई सालों में एक बार करेगा इतना टॉर्चर। यहाँ पर हम ऑप्शन डी के साथ जा सकते हैं, और मैं जाता हूँ ऐसे केसेस में, ठीक है। अदरवाइज फिर भी अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप इंटू 100 करके फिर कर सकते हो एग्जैक्टली। क्लियर है? हु हैज स्कोर्ड द हाईएस्ट मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स टुगेदर। अरे वाह, क्वेश्चन पूछ लिया। तो भाई सबसे पहले ही मेरे को बकुल पे शक है, 2 क्वेश्चन पहले बकुल ने घमासान मचाया था, 4 सब्जेक्ट के अंदर हाईएस्ट लिए हैं, और उस इंग्लिश में लिए थे पता नहीं, 4 सब्जेक्ट के अंदर इसने हाईएस्ट लिए थे, 75, 95, 92, 87, 84, 74। ये देखो बाकी के देख लेते हैं, 60, 64 कहाँ टक्कर लेगा ये, 59, ये 60, ये नहीं टक्कर ले सकता भाई, 56, 70, 66 नहीं टक्कर ले सकता बंदा, 62, 62 देखो, 64, 74 नहीं टक्कर ले सकता बकुल के साथ, 54, 64, 60, 58 ये भी टक्कर नहीं ले सकता। तो बकुल इज़ द विनर इस केस में। 2 क्वेश्चन पहले ही हमें पता लगा है कि बकुल ने 4 सब्जेक्ट्स के अंदर हाईएस्ट मार्क्स स्कोर किए हैं। देखो कितने बढ़िया मार्क्स लिए हैं बंदे ने, और बाकी जो सब्जेक्ट बच गए हैं 75, 74, 77 उनमें भी माड़े मार्क्स नहीं लिए। क्लियर है? तो यहाँ पर सीधा सीधा, और बकुल को ऑप्शन में भी नहीं दिया, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ई। क्लियर है? तो इतनी थोड़ी मोटी सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको रखनी पड़ेगी। क्लियर है? ये कोई मतलब ऐसी बात तो नहीं है कि भाई अलग से सुपर वुमेन वाली बात है, आपने भी ऑब्जर्व कर ही ली होगी, ये थोड़ी है कि मैंने अकेले ने की होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ होटल्स इन डिफरेंट स्टेट्स इन थाउजेंड्स। अलग अलग स्टेट के अंदर कितने होटल हैं थाउजेंड्स में, ये यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि स्टेट ए के अंदर ये 2 है और ये 1.5 है, तो इनके एग्जैक्ट बीच में क्या होएगा, 1.75। 1.75 के थाउजेंड्स में है, यानी कि 1750 होटल है यहाँ पर। अगर आपको यहाँ पर देखने हैं तो 3 और 3.5 के बीच में 3.25 थाउजेंड, यानी कि 3250। थाउजेंड्स में बात चल रही है ना। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी सोल्व करते हैं। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज नंबर ऑफ होटल्स फ्रॉम ऑल दी स्टेट्स टुगेदर। सारे स्टेट्स में जितने भी होटल हैं उनकी एवरेज बतानी है। तो चलिए बता देते हैं। यहाँ पर है 1.75, यहाँ पर है 1.5, यहाँ पर है जी 0.5, एक बार सारे लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर है 3.25, देन यहाँ पर है 2.75, देन यहाँ पर है 1, यहाँ पर है 3, देन यहाँ पर वी हैव 2, यहाँ पर वी हैव 2.5, हेयर वी हैव 2.75, देन यहाँ पर हमारे पास है जी 3.5। तो मैं ऐसे केस में क्या करता हूँ, मैं जो पॉइंट के अलावा वाला मामला है उसको सबसे पहले जोड़ता हूँ। जैसे इसको मन ही मन में मैं जोड़ देता हूँ। पॉइंट मुझे पता है कि सारे यहीं पड़े हैं, तो 1 और 1 2, इसके साथ यहाँ पर कुछ नहीं है तो मैंने नहीं जोड़ा। 1 और 1 2 और 3 5 और 2 7 और 1 8 और 3 11, 2 13, 2 15, 15 और 5 20, तो टोटल 20 मिल गए मुझे। अब मैं सारे पॉइंट्स को जोड़ दूंगा, ठीक है। अब पॉइंट्स को मैं थोड़ा सा ऐसे जोड़ता हूँ कि मुझे दिक्कत ना हो। जैसे 0.5 और 5 को मिला दिया, मुझे मिल गया 1। ये 0.25 और 0.75 को मिला दिया, मेरे को एक और मिल गया 0.75 और 0.25 से, 1 और 1 2 मिल गए। उसके बाद कहीं और ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले, देखो 0.75 और 0.75 को मिलाते हैं तो क्या बनता है 1.5, उसमें मैंने 0.5 को भी मिला दिया, ये यहाँ पर जो 0.5 था, तो 1.5 और 0.5 2, तो यहाँ पर मुझे मिल गया 2, तो 2 और 2 4 अब तक मिल गए, और एक मिल गया 0.5, तो 4.5, यानी कि 24.5 के इतने होटल हैं। तो टोटल होटल है मेरे भाई 24,500। अब इन्होंने टोटल होटल नहीं पूछे, 24,500 नहीं पूछा, इन्होंने पूछी है व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एवरेज। अप्रोक्सीमेट एवरेज कितनी है, तो टोटल कितने स्टेट्स हैं। तो ये जो 11 आता है, ये जो के आता है, ये 11वें नंबर पर आता है, आपको पता होगा, ठीक है, अल्फ़ाबेट्स में। तो अब मैं 11 से डिवाइड करूंगा और एवरेज मिल जाएगी। तो 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, अरे 2 3, हाँ उसके बाद 11 दूनी 22, 11 7 77, 1227 ऑन एन एवरेज होटल हैं, और यहाँ पर 1230 है ऑप्शन में, 1227 के पास, ठीक है। इन्होंने थोड़ा सा राउंड अप कर रखा है, तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ होटल्स इन स्टेट जे
इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ होटल्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स टुगेदर। तो स्टेट जे में जो होटल हैं वो कितने परसेंट है जो सारे पूरे स्टेट से जो होटल है उनका। तो भाई पूरे स्टेट्स में कितने होटल है वो हमने लास्ट क्वेश्चन में ही किया है, 24,500, 24.5 के। तो चलिए सारे स्टेट्स में होटल है 24.5 और जे में कितने होटल हैं भाई, जे में होटल हैं 2.75। ठीक है, तो 2.75 इज व्हाट परसेंट ऑफ 24.5। तो देखो सबसे पहले तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट है, नीचे ही मैंने एक जीरो लगा दी, उससे फर्क नहीं पड़ता। अब मैं पॉइंट्स को हटा देता हूँ। तो हमें बताना है कि ऊपर वाली जो वैल्यू है 275 दैट इज व्हाट परसेंट ऑफ 2450। तो इसके दो तरीके हैं, एक तो आप ऐसे चले जाओ कन्वेंशनली, इसको इंटू 100 कर लो, और ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है। बिल्कुल भी बुरी बात क्यों नहीं है, क्योंकि भाई 25 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अदरवाइज आप एक और काम कर सकते हो, यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट भी कर सकते हैं। तो देखो 2450 का 10% जो है वो कितना है, इसका 10% है 245। ठीक है, लेकिन ऊपर जो वैल्यू है वो 275 है, हमें 275 तक पहुंचना है कि 275 जो है वो कितने परसेंट है, हमें ये देखना है। तो 245 तक तो हम पूछ गए, इसके बाद कसर है सिर्फ 30 की, सिर्फ 30 की कसर है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इसका 1% है 24.5, 1% आता है 2 के बाद पॉइंट लगा के। तो देखो 2% क्या है, 2% 49 हो जाएगा, हमें पता है। तो देखो ये जो 30 है ये 1% से तो बड़ा है, 2% से छोटा है, ये 1 पॉइंट समथिंग परसेंट है, 1 पॉइंट समथिंग। तो ये जो 275 है ये 11 पॉइंट समथिंग परसेंट है, 11 पॉइंट समथिंग। तो मीन्स आंसर इज ऑप्शन डी। तो यहाँ पर आपको लग सकता है कि नन ऑफ दीज भी हो सकता है, लेकिन इस केस में नहीं होएगा। जनरली क्या होता है कि इतने क्लोज एग्जामिनर नहीं करता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगे कि नहीं वो क्लोज करे, हम रिस्क ना लें, तो देन आप क्या कर सकते हो, देन इंटू 100 करके हम इसको देख सकते हैं। ठीक है मेरे भाई, देन आप 25 से काट लोगे और उसके बाद इसको कन्वेंशनली सोल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन नंबर ऑफ होटल्स इन स्टेट ई। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा इस क्वेश्चन के अंदर, अगर फिर भी डाउट लगे कि भाई नन ऑफ दीज हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। मैं क्या करता हूँ, कभी कभी मैं ऑप्शन डी लगाता हूँ ऑन द स्टेट ऑफ माई माइंड, और कभी कभी ये दिल करता है कि भाई एक बार इसको चेक कर लें, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इस ऑप्शन डी को मार्क कर सकते हो। वो भी परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है। दो ऑप्शन है, या तो ऑप्शन डी को मार्क मत करो और एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को ऐसे कर दो कि भाई बाद में देखूंगा, मार्क करते हैं ना कि मुझे रिव्यू करना है। या फिर अगर आपको लगता है कि यार अगर मान लो बाद में टाइम ना लगे तो मैं ऑप्शन डी के साथ जाना चाहूँगा, तो मार्क कर दो। मार्क एंड रिव्यू भी करते हैं कि भाई बाद में इस टाइम लगा तो इस क्वेश्चन को देखूंगा, तब तक के लिए मैंने ऑप्शन डी कर दिया। ठीक है, तो वो ऑप्शन इसीलिए होते हैं जब इस तरह की सिचुएशन में हम फंसते हैं तो। ठीक है, द रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ होटल्स इन स्टेट ई टू दोज इन स्टेट आई इज 11:10। ये क्या बोल रहे हैं कि स्टेट ई में और स्टेट आई में जो होटल्स का रेशियो है वो 11:10 है। तो ये तो इनको बताने की ज़रूरत नहीं थी, हम भी निकाल सकते थे, क्योंकि दोनों स्टेट्स के अंदर नंबर ऑफ होटल्स हमें पता है। फिर भी आगे पढ़ते हैं क्या है। हाउ मैनी मोर होटल्स इन स्टेट आई वुड मेक द रेशियो बिटवीन स्टेट ई एंड स्टेट आई 11:3। तो ये बोल रहे हैं कि भाई स्टेट आई के अंदर और कितने होटल खोल लें कि ई और आई का जो रेशियो है वो 11:13 हो जाए। तो देखो मेरे भाई ध्यान से देखो, स्टेट ई के अंदर जो रेशियो का नंबर है, जो नंबर रेशियो को रिप्रेजेंट कर रहा है वो तो 11 ही है, यानी कि स्टेट ई के अंदर नंबर ऑफ होटल्स उतने ही हैं, सिर्फ आई के अंदर बढ़ाने हैं। तो फिलहाल आई के अंदर आपने ऐसे देखना है कि फिलहाल आई के अंदर जितने भी होटल हैं वो 10 को रिप्रेजेंट करते हैं, और हमने टोटल होटल्स को 13 करना है। तो आपको टोटल कितने होटल बढ़ाने हैं, आपको टोटल 3 होटल बढ़ाने हैं। अगर फिलहाल नंबर ऑफ होटल्स 10 को रिप्रेजेंट करने हैं तो उसके कंपैरिजन में 3, यानी कि आपको 30% बढ़ाना है बस। तो स्टेट आई के अंदर कितने होटल है, स्टेट आई के अंदर होटल है 2.5 के, यानी कि 2500। अब 10 को अगर 2500 रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो एक को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 250, और हमने 3 होटल बढ़ाने हैं तो 3 को क्या रिप्रेजेंट करेगा, 750। तो सिर्फ हमने 750 होटल बढ़ाने हैं। क्लियर है। अगर स्टेट ई के अंदर टोटल होटल 11 हैं तो यहाँ पर 10 हैं, तो 11:10 है, हमने 11:13 करना है। तो अगर अब जो टोटल होटल वो 10 हैं तो हमें सिर्फ 3 बढ़ाना है, तो इसमें नंबर ऑफ होटल 13 हो जाएंगे।
तो 11:13 हो जाएगा इनके बीच में होटल्स का रेशियो। क्लियर है? तो आंसर क्या हो जाएगा 750। टोटल नंबर ऑफ होटल्स फ्रॉम स्टेट B, D and F together form approximately what % of total number of hotels from all the states together? तो भाई B, D और F स्टेट के अंदर जो टोटल होटल है वो कितने % हैं जो ऑल स्टेट्स के अंदर होटल हैं उसका। तो हमें एक बात तो पता है कि सारे स्टेट्स के अंदर 24.5 थाउजेंड होटल्स हैं। हम निकाल चुके हैं, 2 क्वेश्चंस के अंदर यूज भी कर चुके हैं। तो स्टेट बी के अंदर कितने होटल हैं? स्टेट बी के अंदर होटल है 1.5, स्टेट डी के अंदर होटल हैं 3.25 और स्टेट एफ के अंदर होटल हैं 1। तो भाई 1 और 3 4 और 1 5, 5.75। तो 5.75 इज वट % ऑफ 24.5। तो ऊपर 2 के बाद पॉइंट है, नीचे भी 2 के बाद पॉइंट है, तो मैंने यहाँ पर 0 लगाई और दोनों पॉइंट्स को हटा दिया। 2 के बाद पॉइंट थे। मुझे बताना है कि ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू का कितने % है। तो अभी अप्रोक्सीमेट कर लेते हैं। आप इंटू 100 भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पर अब अप्रोक्सीमेटली बोला है तो क्यों इतनी टेंशन लें। तो देखो नीचे वाली वैल्यू का 10%, और जो भी चीज़ें मैं अप्रोक्सीमेशन के अंदर लिखता हूँ ये सारी चीज़ें दिमाग में सोचने की होती हैं। लिख भी सकते हो चाहो तो, लेकिन अगर दिमाग में सोचोगे तो आपकी प्रैक्टिस वैसी हो जाएगी। ठीक है, एक्चुअल में ये एग्जाम में करने लायक नहीं होती ऐसे। यहाँ पर दिमाग में सोचोगे तो वही हैबिट बन जाएगी और उसमें गलती नहीं होएगी, टेंशन मत लो। तो इसका 10% 245 है। उसके बाद आप मन ही मन में इसको डबल करके देखोगे तो इसका डबल क्या हो जाएगा? इसका डबल हो जाएगा 490। सीधा सीधा दिख रहा है, तो पता है कि वो 20% से ज़्यादा है, 490 से ज़्यादा है। तो 490 से कितना ज़्यादा है? 85 ज़्यादा है। सीधा सीधा पता लग रहा है। ये 500 से 10 कम है, वो 500 से 75 ज़्यादा है, तो 85 ज़्यादा है। तो अब आप मन ही मन में देखोगे कि 85 नीचे वाली वैल्यू का कितना % है। तो अब सीधा 1% पे जाओ, उसका 1% है 24.5। तो अब देखो इसके अंदर 24 कितनी बार आएगा? तो 24 3 72, मतलब 3 से तो ज़्यादा बार आ जाएगा। 24 चौके 96, 4 से कम बार आएगा। तो मतलब जो 85 है वो 3 + 3 पॉइंट समथिंग % है। तो कुल मिलाकर 23 पॉइंट समथिंग %, 23 पॉइंट समथिंग % ऊपर वाली वैल्यू नीचे का 23 पॉइंट समथिंग % है। तो आंसर क्या आ गया? ऑप्शन बी। ठीक है, ऐसे अप्रोक्सीमेट करते हैं और ये आप मन ही मन में भी कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ होटल्स फ्रॉम स्टेट A, D and G टुगेदर टू द नंबर ऑफ होटल्स फ्रॉम स्टेट्स C, H, K। तो A, D और G से जो होटल हैं उसका और स्टेट C, H, K से जो होटल हैं उनका रेशियो बताना है। तो भाई A में जो होटल है वो 1.75 है, D में है 3.25 है और G में है 3। तो 1.75 एंड 3, तो 3 और 1 4 और 0.7 एंड 0.25 ये कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे जी 5, 5 और 3 8, तो ऊपर आ गया जी 8। C, H, K, तो C के अंदर कितने होटल हैं? C के अंदर होटल हैं 0.5, H के अंदर होटल हैं 2 और K के अंदर होटल हैं 3.5। 3.5 एंड 5 4, 4 एंड 2 6, तो यहाँ पर रेशियो आ गया 4:3। मीन्स आंसर इज नन ऑफ दिस, दैट इज ऑप्शन E। कहीं पर भी है ही नहीं 4:3। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्शन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ व्हीकल्स A, B एंड C इन थाउजेंड्स। 3 तरह के व्हीकल्स की प्रोडक्शन यहाँ पर बताई गई है हजारों में, थाउजेंड्स के अंदर। ठीक है, तो साल 2006 के अंदर जो टाइप A के व्हीकल थे वो 45 थे। और यहाँ पर हमें साइड से देखने की ज़रूरत ही नहीं है कि कितने थे, यहाँ पर ऊपर डेटा लिख रखा है। एग्जैक्टली ये क्वेश्चन बैंक के अंदर आया था तो ये मैंने उठा लिया था। मतलब ऐसे जब डाटा लिख रखा है फिर क्या ज़रूरत है साइड से देखने की, बढ़िया है, हमें तो मज़ा आ गया। तो साल 2009 में टाइप बी के जो व्हीकल्स प्रोड्यूस हुए थे वो 30,000 है। तो पता लग गया कि अलग अलग साल में किस किस तरह के कितने व्हीकल प्रोड्यूस हुए, ये गिवन है। अब क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ टाइप सी प्रोड्यूस्ड इन 2012। तो 2012 में टाइप सी के 40, इसके बीच में रेशियो और एंड दैट ऑफ ऑल व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन 2006। 2006 में सारे व्हीकल्स, तो 2006 में सारे टाइप के व्हीकल्स। तो भाई 55 और 45 100, 100 और 60 160। तो इनके बीच में क्या रेशियो है? इनके बीच में रेशियो है 1:4। मीन्स यहाँ पर आंसर क्या होएगा? ऑप्शन E। ठीक है, नन ऑफ दिस। द नंबर ऑफ व्हीकल्स ऑफ टाइप बी प्रोड्यूस्ड इन 2009। 2009 में टाइप बी के व्हीकल्स,
तो भाई ये रहे 30 इज व्हाट परसेंट ऑफ टोटल प्रोडक्शन ऑफ व्हीकल्स इन 2009। तो 2009 में टोटल व्हीकल्स की कितनी प्रोडक्शन है? 45, 45, 90 और 30, 120, 1/4 यानी कि 25%। आंसर इज ऑप्शन बी। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन 2012? टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो 2012 में प्रोड्यूस हुए थे 40 और 30 70 और 35 105, इसके बीच में रेशियो एंड टोटल प्रोडक्शन ऑफ ए टाइप ऑफ व्हीकल्स इन द ईयर 2007 एंड 2008। मतलब कि ए टाइप के जो व्हीकल हैं, ए प्रकार के जो वाहन हैं, उनकी 2007 और 2008 में कितना उनका उत्पादन हुआ? तो 2007 और 8 इनके अंदर टाइप ए 60 और 30 90 इनका रेशियो बताना है। 15 छिक्के 90, 15 7 105, 7:6। तो आंसर इज ऑप्शन सी। इन विच ईयर is the percentage increase in production of type A vehicles from previous year is maximum? क्या पूछ रहे हैं कि कौन से साल के अंदर जो परसेंटेज इंक्रीज है, परसेंटेज इंक्रीज जो बढ़ोतरी है टाइप ए के व्हीकल में पिछले साल के मुकाबले में वो सबसे ज़्यादा है। तो देख लेते हैं। देखो 2006 से 2007 में गए तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 15 का इंक्रीमेंट हुआ, 15,000 का 45 पर। अगले साल तो कम हो गया, तो ये तो माना ही नहीं जाएगा, हमने सिर्फ बढ़ोतरी देखनी है। देन अगली बढ़ोतरी हुई 15 की बढ़ोतरी 30 से 15, 30 से 45। तो देखो 15,000 का मुनाफा एक तो 45,000 पर हो, यहाँ पर भी 15,000 का फायदा हुआ, लेकिन ये छोटी वैल्यू पर हुआ। तो यहाँ पर जब आप परसेंटेज देखोगे तो ये आपको पता है कि 50% हुई, और यहाँ पर 33.33%, तो ज़्यादा परसेंट का फायदा यहाँ पर हुआ है इन दोनों के कंपैरिजन में अगर देखें तो। ठीक है, और ऐसा देखने की जरूरत नहीं है, जब सेम वैल्यू का इंक्रीमेंट हो, सेम वैल्यू का फायदा हो और एक जगह छोटी वैल्यू पर हो, तो डेफिनेटली ज़्यादा परसेंट का हुआ होगा। अब आगे देखते हैं। अगले साल तो भाई घट गए, तो ये तो हमने देखना ही नहीं है। और उसके बाद ज़बरदस्त फायदा हुआ है, मतलब 30 व्हीकल थे, सीधा 40 का फायदा, 40,000 का डिफरेंस 70 हो गए। तो यहाँ पर आपको पता है कि 100% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। 30 व्हीकल थे, 40 बढ़ गए, 133% का फायदा हुआ है, और आगे गिरावट आई है। तो कुल मिलाकर 2011 में जो बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के कंपैरिजन में, वो सबसे बड़ी है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। तो 2010 लगाने की मत सोचना। क्यों? इन्होंने ये पूछा है कि वो कौन सा साल है जिस साल में पिछले साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। तो 2011 में पिछले साल के मुकाबले सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। द नंबर ऑफ टाइप सी व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन 2010। 2010 में जो टाइप सी व्हीकल्स प्रोड्यूस हुए हैं यानी कि 50 इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट ऑफ टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स प्रोड्यूस्ड इन 2011? 2011 में जो टोटल व्हीकल प्रोड्यूस हुए हैं उसका कितने परसेंट है? तो 2011 में टोटल व्हीकल्स प्रोड्यूस हुए हैं भाई, इन तीनों को जोड़ लेते हैं, 6 और 6 12 और 7 19, 195। तो 195 का कितना परसेंट है? ये 50। तो देखो ये 25 पॉइंट समथिंग होगा, 25 के अप्रोक्सीमेटली। ये इतने जल्दी कैसे बता सकता हूं मैं? देखो 195 का कितने परसेंट है? 50। परसेंटेज का क्या मतलब होता है? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में से कितना। हमें देखना है कि अगर 195 से 50, तो 195 जो है वो 200 के आसपास है ना, इसीलिए मैं इतना जल्दी बता पाया। तो अगर 195 के लिए एक वैल्यू 50 है, तो 200 के लिए 200 195 से थोड़ा सा बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, सिर्फ 5 का फर्क है। तो इसको 51 मान लो ऑन एन एवरेज। मैं वैसे ही मान रहा हूँ, एग्जैक्टली मैं देखना भी नहीं चाहता कितना है। तो जो वैल्यू 195 के लिए 50 है, 200 के लिए 51 हो जाएगी, 52 हो जाएगी। तो 100 के लिए कितनी होगी? 100 के लिए 25 पॉइंट समथिंग हो जाएगी, 25 पॉइंट समथिंग हो जाएगी ना। 100 200 का आधा है, तो इसीलिए मैंने ऑप्शन ई मार्क कर दिया जब भी, क्योंकि परसेंटेज का मतलब ही यही होता है 100 में से कितना। अगर 195 में से 50 नंबर आए किसी स्टूडेंट के, तो 200 में से भाई 51 52 आ जाएंगे, तो 100 में से 25 26 आ जाएंगे। तो बस वही ऑप्शन ई मार्क कर दिया। तो इस चीज़ का फ़ायदा उठाओ, अप्रोक्सीमेटली उसने पूछा ही है। ठीक है, अब अगर आप इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने अब आ ही गए हो, तो भाई ट्राई करना कि आप एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन ना देखो, सारे क्वेश्चन आप खुद कर लो। लेकिन किसी भी क्वेश्चन में थोड़ा भी डाउट हो, अगर आपको लगे थोड़ा भी संदेह हो, मन ना भर रहा हो, तो डेफिनेटली आप देख सकते हो। हर एक क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन तो आपके पास है ही। ठीक है।